कहाँ चले गए थे? चलिए, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सबसे मेन चीज है, सबसे ज्यादा जो चीज काम में आएगी या जिसके जो हमें सबसे ज्यादा यूज रहेगी न्यूटन्स लॉ पढ़ने में, हमें क्यों पढ़ रहे हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो सबसे पहले एक टर्म आता है इसमें, फोर्स। तो बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में फोर्स को ही समझेंगे कि कैसे कोई फोर्स लगता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, कितने तरह के फोर्स होते हैं, फोर्स से एक्सेलरेशन कैसे आता है, राइट, फोर्स किधर किधर लग सकता है, बहुत सारी चीजें हम फोर्स से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। फिर अब एक आता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसमें हम पढ़ेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, उसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो उसे हम कहते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस को हम जब दिखाते हैं, है ना, वो कहलाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फोर्स से कि व्हाट इज फोर्स। तो कौन बताएगा फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? तो फोर्स बेसिकली एक किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या खींचते हैं, दैट इज फोर्स। इट इज द कॉज विच विच चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब ये एक ऐसी चीज है जो किसी पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देती है। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वस्तु चल रही है तो फोर्स लगाने से वो रुक भी सकती है, या और तेज चलने लग सकती है, या उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, राइट। और कोई वस्तु रुकी हुई है, उस पर फोर्स लगा देंगे तो वो चलने लगेगी। तो बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स है जो किसी का स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर देती है। जैसे जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रुका हुआ है मस्त, हमने इस पे लगा दिया फोर्स, तो फोर्स लगाने से क्या होगा, ये चलने लग जाएगी, मतलब इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, है ना। यस, गति की अवस्था में परिवर्तन कर देती है। अगर कोई ऑलरेडी वी वेलोसिटी से चल रही है, वी वेग से चल रही है, तो क्या होगा, हमने सब फोर्स लगा दिया, तो फोर्स लगाने से इसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है ना, इसकी डायरेक्शन बदल सकती है, ये रुक सकता है, इसकी वेलोसिटी बढ़ भी सकती है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बट कुछ कॉमन फोर्सेस हैं जो हमको सीखने हैं, जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे। कुछ कॉमन फोर्सेस में सबसे पहले जो आता है दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी कहते हैं। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है पहले वो बताओ। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनके पास मास हो, और हर किसी के पास मास होता है, जो भी फोटोन वोटोन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल जो चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें एटमॉस्फेयर में, मतलब हमारे सराउंडिंग में होती हैं, सबके पास मास होता है, जहां तक कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है। तो जिन भी ऑब्जेक्ट के पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो M1 M2, कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिनके पास मास है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये M1 इस M2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, M2 M1 को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये होता है G, M1 M2 अपॉन R² के बराबर होता है। पर दो ऑब्जेक्ट्स जो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे, तो मतलब देखो मैं आपको जी की वैल्यू बताता हूँ। जी की वैल्यू पता है किसी को कितनी होती है? जी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये। नहीं रक्षा, जो तुमने जी बताया वो तो स्मॉल जी होता है, वो तो एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो स्मॉल जी होता है। कैपिटल जी, को बताएगा?
6.0 समथिंग, हाँ वो तो ठीक है 6.0 समथिंग, पर पावर क्या होती है पावर? 6.67 इंटू 10⁻12, नहीं 10⁻11 होती है केजी। केजी इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड का स्क्वायर, ये इसका कुछ यूनिट होती है। वो यूनिट मैं आपको बताऊंगा, अभी यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको उसमें क्लियर करूंगा सारी बातें। बट हाँ ये वैल्यू होती है इस जी की, तो आप देख रहे हो कितनी होती है, -11, 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11। इसका मतलब अगर आप कितने किलो के होगे, ज्यादा ज्यादा 100 किलो के होगा कोई इंसान, 150 किलो का होगा, 200 किलो का होगा, ठीक है, नॉर्मल इतना ही होते हैं अपन। तो तभी तो दो इंसानों के बीच में ये फोर्स फील नहीं होता, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में ये फोर्स फील नहीं होता, क्योंकि हमारा मास बहुत छोटा रहता है, हमारा मास बहुत कम रहता है। लेकिन अगर यही मास हम बात करें प्लैनेट्स की, तो प्लैनेट्स का तो बहुत ज्यादा मास रहता है, तो वहां पे हमें गुरुत्वाकर्षण बल या फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील होता है, पता लगता है कि हाँ है। जैसे अपनी अर्थ, अर्थ हम पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम रखें तो जी की वैल्यू रख सकते हैं, m1 हमारा मास कितना हो जाएगा, 100 किलो मान लेते हैं। पर जो अर्थ का मास है, मास ऑफ अर्थ दैट बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वो फोर्स इतना ज्यादा होता है कि हम कोई चीज ऊपर फेंकते हैं या हम ऊपर जंप करते हैं तो वापस ग्राउंड पे आ जाते हैं, राइट, है ना। एक सेकेंड, हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर की, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फोर्स आएंगे और हम बात कर रहे हैं अभी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का फोर्स मैं आपको समझा रहा हूँ, दो मास के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, जिसकी वैल्यू है G m1 m2/r²। आर यहाँ पे दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस है, जी की वैल्यू है 6.67 ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये स्मॉल जी नहीं है, स्मॉल जी अलग है, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये तो है ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये इतना होता है, तो अर्थ हम पे जो फोर्स लगाती है वो फील करते हैं हम। लेकिन ये जो फॉर्म, अच्छा इसमें डायरेक्शन क्या होती है, जैसे मान लो ये अर्थ है ना, ये अर्थ है और यहाँ पे हम खड़े हैं या फिर कोई कुछ भी चीज है यहाँ पे, ये है ना, ये मान लो मैन है, कोई इंसान खड़ा हुआ है ना, तो बताओ फोर्स किस दिशा में लगेगा, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमेशा सेंटर को मिलाता है, मतलब ये जो अर्थ है इसका पूरा मास हम सेंटर पे मान लें और ये मास आदमी तो है ही, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ठीक है। पर जो हम बात कर रहे थे अभी तक या आगे जो बात करेंगे उसमें हम ऐसे ऊपर से नहीं देखेंगे, स्पेस में जाके नहीं देखेंगे। तो स्पेस में जाके अर्थ देख रहे हैं हम, तो गाड़ी चलाएंगे या कोई ब्लॉक चलाएंगे तो हमें तो धरती कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी कि भाई ये सरफेस है, ऐसे बनाएंगे ना सरफेस तो हम, और यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, मास एम का ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो इस केस में हमेशा हम जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जो अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन क्या लिखेंगे, हमेशा अर्थ की तरफ ऐसे, इस तरीके से लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा नीचे सरफेस नहीं भी हो तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा, आई बात समझ में, ऐसे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम स्पेस से देख रहे हैं तब तो ठीक है कि भैया यहाँ अर्थ है, यहाँ कोई इंसान है, तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ऐसे ऐसे लगेगा। वो सब हम बात बाद में करेंगे जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तो हम क्या करेंगे, सारी बातें क्या कर रहे हैं, जमीन के सरफेस के पास में ही कर रहे हैं। जब दूर चल जाते हैं जमीन के सरफेस से, पृथ्वी की सरफेस से दूर, तब ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि इधर लगेगा फोर्स, क्या हो रहा है, देखो अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, है ना। बट हम जब धरती पे ही है तो हमें तो धरती फ्लैट दिखती है, ऐसी दिखती है कि भाई धरती के ऊपर ये रही धरती, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से आ रहा है ना। तो इस पे हमेशा फोर्स कैसा लगेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ, धरती की तरफ। बात समझ में आ रही है क्या, धरती की तरफ फोर्स लगेगा।
एक्चुअली यही तो है, यहाँ पे ऐसे गोल बनी हुई है धरती, अपन ने तो एक छोटा सा हिस्सा देखा है इसका, ऐसे बहुत बड़ी धरती है गोल, तो वो उसके सेंटर की तरफ ही लग रहा है लगने को, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज होते हैं। बट हाँ, अपन धरती के पास की बात कर रहे हैं तो हमें वो सब चीजें फील नहीं होंगी, इस तरीके से फील हो जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है कि कितना लगेगा। भाई तो बोलोगे सर आपने फॉर्मूला बताया तो है, Gm1m2/r², बट ये फॉर्मूला भी हम कब यूज करेंगे, जब हम पृथ्वी की सरफेस से बहुत ऊपर होंगे, है ना, तब एक्चुअल। अभी हम जब धरती के पास हैं तो हमने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया होता है, कैसा देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसमें आपको ये दिख रहा है, इसमें मान लो एक तो हम आदमी मान लेते हैं M1 तो, और M2 हम मान लेते हैं धरती। हम धरती के केस में या अपने अर्थ के केस में हम फॉर्मूला बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। तो M1 तो आदमी हो गया या कोई चीज हो गई जो धरती पे रखी हुई है, और मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हम लिखते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मास है, कोई आदमी है, M1 और इंटू जी कर देते हैं अपन, ये फोर्स हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली किसको आपने स्मॉल जी किसको ले लिया आपने, स्मॉल जी बेसिकली ये वैल्यू स्मॉल जी होती है, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन उनके बीच में दूरी का स्क्वायर। दिस इज क्या हो जाती है जी। और इसी की वैल्यू यहाँ पे आर भी फिक्स है, आर कितना लिख लेते हो आप, 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर कितनी हो जाएगी बेसिकली, 6400 किलोमीटर ये है पृथ्वी के सेंटर से सरफेस तक की दूरी, ये है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ आप आर में क्या रख लेते हो, क्योंकि हम पृथ्वी के पास की बात कर रहे हैं, तो जो भी आदमी होगा, कोई भी ब्लॉक होगा, वो सरफेस पे ही होगा, यहाँ कहीं सरफेस पे ही होगा। तो पृथ्वी के सेंटर से कितनी दूरी होगी उनकी, 6400 किलोमीटर्स, राइट, 6400 किलोमीटर्स। तो उसकी वैल्यू लमसम जब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मास ऑफ अर्थ पता है, कैपिटल जी की वैल्यू पता है और आर पता है, तो सब वैल्यू डाल के वो इसके बराबर आती है, स्मॉल जी जो हमने लिखा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तभी तो अपन बोलते हैं कि जी की जो ये वैल्यू है, अपन जो फोर्स लगाते हैं mg, वो तभी वैलिड है जब हम सरफेस के पास की बात कर रहे हो। पास मतलब कितना पास, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक हैं, सरफेस से ऊपर हम 10-15 किलोमीटर तक हैं, तब तक हम ये फोर्स सारे लगा mg लगा सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स mg लगेगा भाई ग्राउंड की वजह से, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि उतना ही लगता है, वो अप्रोक्सीमेट करके लगभग उतना ही आता है कि 6400 किलोमीटर के सामने अगर 10 किलोमीटर और ऊपर चले गए तो क्या फर्क पड़ा, लगभग वैल्यू वही आती है। अरे यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या। तो आज से अभी हमारा जो चैप्टर चलेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसमें तो हम क्या है, कोई गाड़ी चलाएंगे, कोई बॉक्स चलाएंगे, कोई बस चलाएंगे, कुछ करेंगे, वो सब ग्राउंड पे ही चलाएंगे। तो इसलिए तो हम सब पे फोर्स mg ही लगाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यही बात थी लोकनाथ पटेल की, किसी भी ऑब्जेक्ट पर धरती के पास, ग्राउंड के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो होता है m इंटू जी। मास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास है, जी यहाँ पे स्मॉल जी है, यहाँ पे है ना, जी क्या है वो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमेशा सरफेस की तरफ लगता है वो, है ना, इस तरीके से। जैसे आपको कुछ एग्जांपल में दे दूं इसी के, जैसे एक तो आपके सामने है ही, और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। ये हमने ऑलरेडी कर भी रखा है, जैसे मान लो ये है और यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक पर आपको mg बताना है किस दिशा में लगेगा, बताओ। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना है इस ब्लॉक पर, ये जो ऊपर ब्लॉक रखा है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, बता सकते हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे मैंने बताया हमेशा ग्राउंड की तरफ, मतलब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो ऐसे ही लगेगा, mg हमेशा धरती माता की तरफ लगेगा ये। अरे बात समझ में आई क्या, सीख गए ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यस, और इसके तो कंपोनेंट भी किए हैं आपने, यहीं पे सिखा दूं एक बार और कंपोनेंट करना, कि अगर ये थीटा, ये आगे बहुत काम आएगा कंपोनेंट करना। तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा है, तो जानते हो कंपोनेंट कैसे होंगे इसके, अगर हम एक्स और वाई को मान लें, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एंड इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। हाँ शाबाश, तो एक हम ये मान लेते हैं ऐसा कंपोनेंट, एक ऐसा। तो याद है आपको, ये थीटा होता तो ये वाला एंगल थीटा हो जाता था, आपको कर करके दिखाया मैंने बहुत बार, 90 माइनस थीटा इस तरीके। तो ये आ जाएगा mg साइन थीटा, और ये आ जाएगा mg कॉस थीटा। भी जरूरत पड़ेगी इसकी, खैर वो मैं आपको सिखाऊंगा, दोबारा बता दूंगा, मैं तो आपको बताता ही रहूंगा ये वाली बात, क्योंकि ये तो आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए हर बच्चे को।
कैसे करते हैं कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको? ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो गया। तो ग्रेविटी के बारे में अभी वैसे आपने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया क्या होती है कैसे होती है, बट उसको डिटेल में हम अलग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी एनएलएम के लिए ये जो एग्जांपल मैंने कराए बस, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अभी आपके लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब आपके लिए है m इंटू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है अभी आपके लिए? m इंटू जी, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्स, फोर्स ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो इस चैप्टर में क्या है ना कि हम रस्सी का यूज बहुत लेंगे, किसी ब्लॉक को खींचना है, पुली से टांगना है तो रस्सी की जरूरत पड़ेगी। तो रस्सी में कितना फोर्स लग रहा है, रस्सी में कितना तनाव पैदा हो रहा है, वो कहलाता है रस्सी में तनाव बल। और इसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, है ना। रस्सी में तनाव बल हम टी से लिखते हैं। जैसे अब कैसे निकालेंगे, कैसे लगेगा ये बल? जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया ना कि हमेशा ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, धरती के पास वाले केस में, है ना, सरफेस के पास वाले केस, और इसकी वैल्यू mg होगी। फिक्स है भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू mg, लेकिन टेंशन की फिक्स नहीं है वैल्यू। टेंशन की वैल्यू तो सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग टेंशन बदल सकता है, राइट। रस्सी को ज्यादा खींचोगे तो टेंशन ज्यादा हो जाएगी, रस्सी को कम खींचोगे तो रस्सी की टेंशन कम हो जाएगी, रस्सी को ऐसे ही छोड़ दोगे रस्सी ढीली पड़ जाएगी, रस्सी की टेंशन जीरो हो जाएगी। तो कुछ भी हो सकती है टेंशन, टेंशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो सिचुएशन के हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। लेकिन हाँ, डायरेक्शन कैसी रहेगी इसकी, किस दिशा में इसमें टेंशन बल लगेगा, तनाव बल लगेगा, वो हम बता सकते हैं कैसे लगेगा। तो जैसे मान लो ये एक दीवार है और दीवार से हमने एक रस्सी बांध दी है ना, ये रस्सी दीवार से ऐसे, ये रस्सी है, और यहां से रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, इधर खींच लेते हैं रस्सी को ऐसे, एफ बल से खींच रहे हैं रस्सी को। तो क्या होगा, रस्सी तन जाएगी, रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी में एक टेंशन बल आ जाएगा। तो आपको डायरेक्शन बतानी है उसकी कि रस्सी में जो टेंशन फोर्स आएगा वो किधर आएगा, किस डायरेक्शन में आता है रस्सी में जो टेंशन फोर्स आता है। तो रस्सी में टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के डायरेक्शन में आता है, अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की डायरेक्शन में आता है। जैसे आप यहाँ देखोगे, कहीं भी देखो, किसी पॉइंट पे भी देखोगे तो रस्सी की डायरेक्शन में ही आएगा। जैसे यहाँ देख लो तो रस्सी की डायरेक्शन में आएगा टेंशन फोर्स हमेशा। जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको एक और, उसमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। जैसे एक ब्लॉक है और इस बार ऐसे खींच रही है, रस्सी है ना, कोई आदमी ऐसे पकड़ के इसको खींच रहा है, ऐसे पकड़ के खींच रहा है इसको, है ना। तो यहाँ पे हमको बताना टेंशन कैसे आएगा, यहाँ पे टेंशन कैसे आएगा। तो आदमी पकड़ के खींच रहा है ना उसको, तो यहाँ पे टेंशन कैसे आएगा, आदमी खींच रहा है तो ऐसे टेंशन रस्सी के अलोंग आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे मान लो ऐसे आ जाएगा रस्सी पे टेंशन। समझ में आई बात? तो इट्स इट इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख सकता हूँ टेंशन के लिए, इट इज along the लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मतलब समझ में आ गया क्या? along द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब रस्सी के along ही लगता है। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है यार, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आदमी इसको ऐसे खींच रहा है और टेंशन ऐसे लग रहा है, इधर कहीं लग रहा है, टेंशन यहाँ थोड़ी लग सकता है ऐसे इस डायरेक्शन में, वो तो रस्सी के along ही रहेगा ना, या तो इस दिशा में रहेगा या इस दिशा में रहेगा, अकॉर्डिंग टू तो सिचुएशन की भैया कैसे खींच रहे हैं उसको। बोलो, भी रस्सी को खींच रहे हैं तो टेंशन हमेशा रस्सी के अलोंग ही रहेगा।
और एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, ब्लॉक से ऐसे रस्सी बंधी हुई है, रस्सी ऐसे पुली से टंग रही है ना, यहाँ कहीं किस तरीके से टंग रही है, यहाँ पे एक और ब्लॉक टंगा हुआ है मान लो। अब यहाँ पे आपको बतानी है टेंशन कैसे लगेगी, तो भाई टेंशन तो हमेशा रस्सी के अलॉन्ग लगेगी ना। जैसे ये मैंने ब्लॉक के लिए बना दी, तो ब्लॉक को रस्सी ऐसे खींच रही है ऊपर, यहाँ पे ये रस्सी ब्लॉक को खींच रही है ऊपर, तो रस्सी के अलॉन्ग, जैसे यहाँ पे पुली को खींच रही है नीचे, तो हमेशा रस्सी के अलॉन्ग। जैसे यहाँ पे आदमी ने रस्सी को खींची, तो रस्सी भी तो आदमी को खींचेगी। अरे बात समझ में आई क्या? तो टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के अलॉन्ग ही लगता है, स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही लगता है। अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने भी एक बात बोली कि आप जब रस्सी को खींचते हो तो रस्सी भी आपको खींचती है, ये बात सही है क्या? आपने कभी फील किया है ऐसा? है ना? नहीं किया फील? तो आज ही करना चंचल। कैसे? ऐसे दीवार पे या खिड़की पे रस्सी बांधना, घर में जो खिड़कियां होंगी, दीवार होगा, कहीं रेलिंग वेलिंग, कोई मजबूत सी चीज पे बांधना, ये नहीं कि वही खुसक के हाथ में आ जाए, है ना। वहां पे रस्सी को बांधना और ऐसे बांध लेना, है ना। ये दीवार हो गई मान लो, यहाँ पे आप खड़े हो और रस्सी को खींचना पकड़ के, रस्सी को खींचोगे ना, तो रस्सी को खींचना है ना, आप इधर खींचना रस्सी को, तो आपके हाथ भी लाल हो जाएंगे। क्यों? क्यों हो जाएंगे लाल? आपके हाथों पे देखना गड्ढे पड़ जाएंगे। गड्ढे क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि रस्सी भी आपको खींच रही है। जितने ज्यादा फोर्स से आप रस्सी को खींचोगे ना, उतनी ज्यादा फोर्स से रस्सी भी आपको खींचेगी, फिर हाथों में निशान पड़ जाएंगे, हाथ लाल पड़ जाएंगे, है ना। गड्ढे से पड़ जाएंगे, मतलब रस्सी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जिस डायरेक्शन में आप रस्सी को खींच रही हो उससे विपरीत दिशा में रस्सी भी आपको खींच रही है। हम्म, यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, ऐसा। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, क्या रस्सी हमेशा खींचने के काम आती है कि धक्का देने के काम भी आती है? क्या आप रस्सी से धक्का भी दे सकते हो क्या किसी को? कौन कौन बोलता है कि नहीं दे सकते, या कौन कौन बोलता है कि हाँ दे सकते हैं? रस्सी से धक्का देना है, रस्सी से खींच तो लिया, ठीक है चलो, यहाँ से आदमी ने खींच लिया, यहाँ पे ब्लॉक ने खींच लिया, यहाँ पे ये हो गया, पर क्या रस्सी से आप धक्का भी दे सकते हो क्या किसी को? अच्छा, रक्षा दे सकती है धक्का रस्सी से, ठीक है, वेरी गुड। तो ये ब्लॉक एक के साथ एक बंधे हुए हैं, आपको यहाँ पे रस्सी का फोर्स, टेंशन फोर्स के बारे में बताने कि कैसे कैसे लगेगा। जैसे मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ कि इस पॉइंट पे कैसे लगेगा, इस पॉइंट पे ये ब्लॉक को कैसे खींचेगा, इस पॉइंट पे ब्लॉक को कैसे खींचेगा, इस पॉइंट पे ब्लॉक को कैसे खींचेगा, इस तरीके से आपको बताना है। तो पहले सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे देखते हैं कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे ये छत को खींचेगी रस्सी, कैसे? ऐसे, तो ऐसे लग जाएगी टेंशन, है ना। T1 मान लो इसको। फिर यहाँ पे ये रस्सी M1 को भी खींचेगी, दोनों साइड से खींचती है। मैंने बताया ना, रस्सी से केवल खींचने का काम ही होता है। तो जब आप वो खेलते हो, रस्सी वाला गेम खेलते हो, टग ऑफ वॉर कहते हैं ना उसे, दोनों साइड से रस्सा कसी करते हैं, वो रस्सी खींचते हैं, तो वो रस्सी आपको भी खींचती है और सामने वाले को भी खींचती है ना। आप रस्सी को भी खींचते हो, रस्सी भी आपको खींचती है, सामने वाले को भी रस्सी खींचती है और वो भी रस्सी को खींचते हैं, मतलब रस्सी हमेशा खींचने का काम करती है। तो यहाँ पे रस्सी देखो ऊपर से छत को भी खींच रही है और नीचे ब्लॉक को भी ऊपर खींच रही है, वैसे ही यहाँ पे भी रस्सी नीचे इस ब्लॉक को भी खींचेगी और इस ब्लॉक को खींचेगी। तो यहाँ पे T2, यहाँ पे भी T2। तो आपने एक चीज गौर की क्या, कि यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक एक ही रस्सी थी, तो मैंने यहाँ पे भी T1 लिया और यहाँ पे भी T1 लिया, फिर रस्सी बदल गई, तो फिर मैंने यहाँ पे भी T2 लिया और यहाँ पे भी T2, लेकिन वो T1 से अलग लिया। मतलब सेम रस्सी में, सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहती है अगर रस्सी मासलेस हो। ये कंडीशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर स्ट्रिंग मासलेस हो, आइडियल स्ट्रिंग हो। आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन नहीं हो, मास नहीं हो, मासलेस रस्सी हो, है ना, फ्रिक्शन भी नहीं हो, घर्षण भी नहीं लगता हो,
ठीक है, और खींचने वाली रस्सी भी नहीं होनी चाहिए, रबर वाली रस्सी भी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइडियल स्ट्रिंग कहते हैं। और आइडियल स्ट्रिंग में आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या नोट है ये, कि रस्सी में टेंशन सेम रहता है, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू सेम रहती है। अब देखो, रियल नहीं बोला इसको, आइडियल बोला, आइडियल मतलब नॉन रियल ना, हाँ वही तो, मासलेस कैसे हो सकती है रस्सी, तभी तो हमने आइडियल केस बोला। ऐसा केस हमें, जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो हम मानते हैं कि ये सरफेस, अभी पढ़ेंगे आगे कि ये सरफेस फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, कोई भी सरफेस फ्रिक्शन लेस थोड़ा ना हो सकती है। लेकिन हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे चीजों को ऐड करेंगे, जैसे अभी तो पहला स्टार्ट ही किया है हमने मैकेनिक्स, है ना, तो अभी तो हम सब चीज फ्रिक्शन लेस मानेंगे, रस्सी भी मास लेस मानेंगे, आइडियल सरफेस, सब चीज आइडियल सिचुएशन मानेंगे। फिर अगला चैप्टर फ्रिक्शन है, तब हम फ्रिक्शन ऐड करेंगे, फ्रिक्शन पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन कैसे काम करता है, कैसे फोर्स लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है ना। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे, चीजों को ऐड करते जाएंगे। स्टार्टिंग में हम चीजें सामान्य रखेंगे, चीजें नॉर्मल रखेंगे, फिर चीजों के बारे में सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वैसे ही रस्सी मासलेस नहीं हो सकती, सही बात है, हल्की तो हो सकती है। जैसे अगर आपका ये जो ब्लॉक है M1 ब्लॉक, अगर ये मान लो 50 किलो का है और ये रस्सी मान लो 1 किलो की है, तो इस 50 किलो के सामने तो ये हल्की रस्सी हो गई, ऐसे रहता है। तो रस्सी, अभी तो हम आइडियल रस्सी लेंगे, मासलेस रस्सी लेंगे। तो क्या नोट हम इसमें लिखते हैं कि आइडियल स्ट्रिंग में, आइडियल यानी कि आइडियल स्ट्रिंग मैंने आपको बताई थी क्या होती है, मास लेस, फ्रिक्शन लेस, रबर नहीं होनी चाहिए, टेंशन सेम रहता है, आइडियल स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहता है। देखो मैंने आपको लगाया भी है। अच्छा ये M1 M2 क्या है, मास है ना यार, M मास है, तो इस ब्लॉक का मास मान लो M1, इस ब्लॉक का मास मान लिया M2, ठीक है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि अगर मास भी सेम रहते, क्या तब टेंशन सेम हो जाती है? अगर मैं बोलूँ दोनों ब्लॉक के मास सेम है, तो अब ये जो T1 T2 मैंने दो अलग अलग टेंशन मानी है, ये सेम हो जाती कि अभी भी अलग अलग रहती? अब भी अलग अलग रहती। यहाँ पे इस रस्सी में मैंने टेंशन T1 ले ली, इस रस्सी में टेंशन T2 ले ली, अलग रहती रस्सी ना, क्योंकि रस्सी बदल गई है, यहाँ पे अलग रस्सी है, यहाँ अलग रस्सी है, तो टेंशन अलग अलग है। सेम रस्सी में सेम टेंशन रहती है। उसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सेम रस्सी है, तो यहाँ पे भी मैंने T1 लिया, कलर दिख ही नहीं रहा है, नीले कलर से, यहाँ से यहाँ तक सेम रस्सी है, तो यहाँ पे भी T1 लिया और यहाँ पे भी T1 लिया। और डायरेक्शन कैसे ली? डायरेक्शन ऐसे लेते हैं कि हमेशा रस्सी खींचती है, ये M को ऊपर खींचेगी, छत को नीचे खींचेगी, है ना, ऐसे करते हैं। चलिए, तो अब हम पढ़ने वाले कांटेक्ट फोर्स, संपर्क बल। तो संपर्क बल क्या होते हैं? फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट, मतलब फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन अरे ये क्या हो गया, फोर्स बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट।
इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दो सरफेस जो आपस में संपर्क में हैं, उनके बीच में जो लगने वाले फोर्स हैं उनको कहते हैं अपन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो मेनली दो होते हैं ये। इनमें से एक तो हम अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक को हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम एन से लिखेंगे, एन। जैसे टेंशन को टी से लिखा था, इसको एन से लिखेंगे। ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ठीक है। तो इसके बारे में सीख लो सबसे पहले कि भाई कैसे लगता है, कब लगता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल हमेशा जो सरफेस कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर लगता है। ये बात एकदम अच्छे से समझ लो कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कब लगता है, कैसे लगता है। सब कब लगता है तो क्लियर ही हो गया कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में हो तब लगता है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इसकी डायरेक्शन होती है कि जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं उन दोनों सरफेसेस के परपेंडिकुलर। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द component of contact force। भाई दो ऑब्जेक्ट आपस में संपर्क में आई हैं तो बहुत सारे फोर्स लगेंगे। दो के नाम तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल। उन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम मान लें कि वो कांटेक्ट फोर्स है तो उसका एक कंपोनेंट, एक घटक कौन सा होगा? अभिलंब प्रतिक्रिया बल होगा। तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स दैट एक्ट्स perpendicular to surface in contact। बात समझ में आई? देखो मैं फिर से समझाता हूँ। तो ये कांटेक्ट फोर्स का, संपर्क बल का एक घटक है जो हमेशा सरफेस जो कि कांटेक्ट में है, संपर्क में है, उसके परपेंडिकुलर लगता है। देखो इसके एग्जांपल हम देखते हैं ना। एग्जांपल देखते हैं जैसे कि जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल तो यही ले लेते हैं अपन कि मान लो धरती है और धरती पे एक ब्लॉक रखा है, मास एम, है ना। तो ये मास एम क्या होगा? ये सरफेस के साथ कांटेक्ट में है तो ये धरती को धक्का मार रहा होगा, बिल्कुल मार रहा होगा, तो धरती इसको वापस धक्का मार रही होगी। तो बेसिकली जो दो सरफेस कांटेक्ट में है वो कौन सी है? ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है ना। तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। तो ब्लॉक पे किधर लगेगा? ऊपर लगेगा, क्योंकि देखो ब्लॉक ने धरती को धक्का मारा। तो ब्लॉक ने जब धरती को धक्का मारा तो धरती पे तो नॉर्मल किधर लगा? नीचे। और ब्लॉक पे किधर लगेगा? ऊपर। तो नॉर्मल रिएक्शन को आप धक्का देने वाला फोर्स भी कह सकते हो। कब लगता है ये? जब कोई एक दूसरे को धक्का मारता है तो दोनों पे नॉर्मल रिएक्शन लगती है। तो नॉर्मल फोर्स को धक्के वाला वाला फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ब्लॉक ने, मास एम ने धरती पर धक्का मारा तो धरती ने वापस मारा, तो ये हो गए नॉर्मल। और ये हमेशा सरफेस के सरफेस जो भी कांटेक्ट सरफेस होंगी तो उनके लंबवत लगेगा। तो यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स कैसे आ गया? ऐसे, ब्लॉक पे तो ऊपर लग गया और धरती पे नीचे लग गया, क्योंकि ऐसे लगेगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला लेते हैं। हाँ, मान लो ये एक दीवार है और ये धरती है, होता है ना कॉर्नर वाली जगह, यहाँ दीवार है और धरती है। इसमें हमने एक रॉड को रखा,
ऐसे रख दिया रॉड को, रखते ना साइड से टिका के ऐसे रख दिया। अब इन पे नॉर्मल कैसे लगेगा वो बताना है आपको, नॉर्मल कैसे लगेगा। तो हमने बोला कि जो भी सरफेस में कांटेक्ट उनके लंबवत, तो यहाँ पे कौन सरफेस में, ये वाली सरफेस कांटेक्ट में है, ये वाली। देखो यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये एग्जांपल आपको। यहाँ पे नॉर्मल कई बच्चे कैसे लगा देते हैं कि सर आपने बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर, और आप कहीं सोच भी होंगे ऐसे लगाने की। तो देखो ये रॉड हो गई, ये रॉड हो गई, तो ये परपेंडिकुलर मैंने लगा दिया, ये नॉर्मल हो गया। बताओ यही सोच रहे थे कि आप नॉर्मल ऐसे लगाने की, कि सर देखो यहाँ पे ऐसे ये नॉर्मल लगा दिया अपन ने, रॉड पे ऐसे लगेगा नॉर्मल परपेंडिकुलर। गलत है ना, रॉड के परपेंडिकुलर थोड़ी बोला मैंने, ये थोड़ी बोला मैंने कि रॉड के परपेंडिकुलर होकर लंबवल अभिलंबवत अभिलंब प्रतिक्रिया बल। दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उनके परपेंडिकुलर होगा। तो दो सरफेस कौन कौन सी हैं, एक तो रॉड और एक जमीन। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको हल्का सा, ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये है ना कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट वाली सरफेस तो ये हो गई, कांटेक्ट वाली सरफेस तो ये हो गई, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा नॉर्मल। तो नॉर्मल ऐसा आएगा, रॉड पे जो नॉर्मल लग रहा है वो ऐसे लगेगा, और धरती पे वापस ऐसे लगेगा। तो रॉड धरती को ऐसे नॉर्मल लगाएगी और धरती वापस रॉड पे ऐसे नॉर्मल लगाएगी। अच्छा, यहाँ पे एक ही जगह पे कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे दो जगह पे कांटेक्ट हो रहा है। रॉड यहाँ पे भी टच कर रही है, धरती पे टच कर रही है, फ्लोर को टच कर रही है, और यहाँ पे वॉल को टच टच कर रही है। तो यहाँ पे कैसा लगेगा बताओ नॉर्मल, जल्दी से। भाई नॉर्मल तो जहां भी कांटेक्ट सरफेस बनेगी, जहां पे भी कोई किसी को धक्का मारेगा, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये धक्के वाला बल यानी कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा। तो यहाँ पे कैसे लगेगा बताओ। तो यहाँ पे ऐसे सोच रहे हो क्या, रॉड के परपेंडिकुलर? अब तो नहीं सोच रहे होंगे ना ऐसे, अब तो सीख गए कि रॉड के परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है, जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, ये सरफेस कांटेक्ट में है ये वाली, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे, तो ऐसे लगेगा। और देखो मैंने नाम कितने सावधानी से रखा है, यहाँ पे अगर नाम N1 दिया तो यहाँ N2 दिया, यही आपको सावधानी बरतनी होगी। आप दोनों को N N नहीं दे सकते। आपने दोनों को नाम अगर N दे दिया, इसका मतलब तो आपने दोनों को बराबर कर दिया, कि यहाँ पे धरती जो ये सरफेस है वो इस कोने पे जितना नॉर्मल फोर्स लगाएगी, जितना धक्का मारेगी, उतना ही बॉल भी धक्का मारेगा। जरूरी थोड़ा ना है, दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। हमें जब नाम देने हैं तो सबको अलग अलग नाम देने हैं, जब तक कि हम कंफर्म ना हो जाए, एकदम श्योर ना हो जाए कि हाँ ये दोनों, देख जैसे कि देखो इसको भी नाम मैंने N2 दिया, इसको नाम N2 दिया। इन दोनों को नाम सेम क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये इसकी वजह से तो आया है। इधर रॉड ने इस दीवार को धक्का N2 मारा, तभी तो दीवार ने वापस प्रतिक्रिया बल लगाया, रिएक्शन फोर्स लगाया, तो वो दोनों तो बराबर होंगे। लेकिन ये वाला N1 और ये वाला N2 बराबर होंगे क्या? जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है उस पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? तो नाम का बड़ा ध्यान रखें। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं। जैसे ये वाला, ये भी मैं क्वेश्चंस नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल करा रहा हूँ कि कैसे आप नॉर्मल रिएक्शन देखते हो, कैसे क्या करते हो, है ना। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं है। तो बस अभी हम ये सीख रहे हैं। जैसे मान लो ये रॉड रखी हुई है इस तरीके से। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा ये रक्षा? नेगेटिव डायरेक्शन में बराबर है ना, तो बताया ना एक्शन रिएक्शन है, हाँ इसलिए मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अलग है। ठीक है, चलो इस वाले पे बताओ। ये क्या है, ऐसे कोई सरफेस है सरफेस, ऐसी ऐसी कोई जगह है, तो यहाँ पे एक रॉड रखी है, यहाँ पे आपको इस पे नॉर्मल फोर्स, वैसे तो बहुत सारे फोर्स लगेंगे, कौन से भाई, वो भी तो लगेगा अपना, mg भी लगेगा, पर मैं एक एक करके आपको सिखा रहा हूँ, फिर सबको एक साथ हम बनाएंगे वापस से।
जैसे अभी मैंने mg बनाया, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स सिखाया तो आपको अलग डायग्राम बनाए, जब आपको ये सिखाया तो अलग डायग्राम बनाए, नॉर्मल रिएक्शन सिखा रहा हूँ तो अलग डायग्राम बना रहा हूँ, है ना। अभी वापस फ्रिक्शन सिखाऊंगा तो अलग डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन एट द एंड हमें सारे फोर्स एक साथ यूज करने। तो अच्छे से देख देख के, फूक फूक के कदम रखने, हर चीज समझ समझ के करनी है ना। ठीक है, चलो। तो इस पर नॉर्मल कहाँ कहाँ लगेंगे और किस दिशा में लगेंगे, बताओ, कोई बता सकता है। भारी सी रॉड है, बहुत बहुत भारी रॉड है, सोचो कि वजन है रॉड में, है ना, लोहे की रॉड है, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना जिम में, वो वाली रॉड है। तो सोचो कैसे लगेंगे, कैसे लगेंगे नॉर्मल। तो रॉड धक्का मारेगी, है ना। तो एक तो यहाँ पे धक्का मारेगी कि कांटेक्ट है यहाँ पे, और एक यहाँ पे धक्का मारेगी। सही बात है ना। तो बताओ पहले तो यहाँ पे कैसा कांटेक्ट है, ये वाला कांटेक्ट है, ये तो रॉड का पॉइंट हो गया, ये सरफेस हो गई, तो ये कांटेक्ट आ गया, तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हमने एक फोर्स लगा दिया, ये हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल। और ये रॉड पे लग रहा है तो धरती पे भी लगा रहा होगा, कितना, N1 लगेगा वो तो। ठीक है। अब रॉड यहाँ पे भी धक्का मारी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्टेक्ट सरफेस कैसी है, ये कॉन्टेक्ट सरफेस है यहाँ। देखो रॉड का ये पॉइंट और यहाँ पे एक पॉइंट, तो ये एक सरफेस बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसा लगेगा। हाँ, तो आप कुछ चीज याद नहीं कर सकते, आपको हर चीजें समझनी ही पड़ेंगी, तभी आप मैकेनिक्स कर पाओगे। या आप कुछ याद नहीं कर सकते, आपको समझनी पड़ेंगी सारी चीजें। आप ऐसा नहीं कि अच्छा सर ने एक पहला केस कराया इसको याद कर लेते हैं, सर ने दूसरा केस कराया इसको याद कर लेते हैं, सर ने तीसरा केस कराया इसको याद कर लेते हैं। नहीं, केस याद करने से कुछ नहीं होगा। सवाल जब आएगा, जब हम करेंगे ढेर सारे सवाल, तो हर केस अलग होगा, हर में नया डायग्राम होगा, कहीं में तो डायग्राम ही नहीं होगा, आपको खुद से पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ समझनी पड़ेंगी चीजें। अरे बात समझ में आ रही है। आप यहाँ पे याद नहीं रख सकते, आप याद यहाँ पे सिर्फ इतना रख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, बस इतनी चीजें आप याद रख सकते हो। देखो एक मिक्स बताता हूँ मैं आपको, उसमें आपको टेंशन भी मिलेगी, टेंशन भी बताना है आपको कि टेंशन किधर लग रही है रॉड पर, और रॉड पर नॉर्मल किधर लग रहा है, मतलब अभिलंब प्रतिक्रिया बल किधर लग रहा है। ये रॉड है ऐसे, धरती है, ग्राउंड है, ये रूफ है, रूफ से एक रस्सी टंगी हुई है, रस्सी से रॉड बंधी हुई है, ऐसे इस तरीके से, है ना। अब आपको बताना है कि यहाँ पे टेंशन कैसे लग रहा है और नॉर्मल कैसे लग रहा है रॉड पर। रॉड पर टेंशन कैसे लग रहा है, नॉर्मल कैसे लग रहा है, कौन बताएगा। बताओ। देखो, तो सबसे पहले तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा ये पहचानना आपको खुद से पड़ेगा, कोई आपको बोलेगा नहीं। अभी तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेंशन बताओ, टेंशन फोर्स कहाँ लगेगी, नॉर्मल कहाँ लगेगी, सब आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा एक नॉर्मल यहाँ भी लग रहा है, एक टेंशन वहां भी लग रहा है, फल ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट में, तो आपको पता है सरफेस धक्का मारेगी तो नॉर्मल लगेगा, तो नॉर्मल इसमें ऊपर इस तरीके से लगेगा, ऐसा लगेगा नॉर्मल, है ना। और रॉड को इधर टेंशन, रॉड रस्सी को खींच रही तो रस्सी रॉड को खींचेगी ऊपर, इस तरीके से टेंशन आ जाएगा रॉड पर। तो ये मैंने रॉड पर लगने वाले फोर्स, एक और फोर्स लगेगा वैसे, वो भी मैंने बात नहीं की। जैसे यहाँ पे अगर मास ले लूं मैं m, रॉड का मास, तो ऐसे रॉड के बीचों बीच mg भी लगेगा, इस तरीके से। इसी को तो हम एफबीडी कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्स। तो आपको खुद से सोचने पड़ेंगे कि कौन कौन से फोर्स लगेंगे। अभी मैं अलग से सिखाऊंगा एफबीडी बनाना है, आप तो मत सोचो कि क्या सर ने तो इसी में मिक्स कर दिया, नहीं नहीं, अभी सिर्फ नॉर्मल, वो तो मैंने हल्का सा आपको बताया है कि इस तरीके से, है ना।
सब पढ़ेंगे अपन अलग अलग, बट ध्यान से जो भी पढ़ा दिया जाए उसको सीखो, रिवाइज करो तो ही होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एनएलएम मेहनत वाला चैप्टर है, इसमें आपको एक बार फील आने लगी धीरे धीरे, आपको फील के साथ देखो, आपको फील करना पड़ेगा इसमें कि अच्छा ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा उनमें कि अच्छा ऐसे रस्सी है और रस्सी से बांध दी हमने रॉड, अब रॉड बन जाओ आप खुद, रॉड बन जाओ आप, सोचो कि अच्छा यहाँ से धरती फोर्स लगा रही होगी, यहाँ से मुझे ये रस्सी ऊपर खींच रही होगी लेकिन धरती तो नीचे ही खींच रही होगी, इस तरीके से। हाँ, रॉड में बीच में लगेगा एमजी, बीचों बीच में। ऐसा होता है, बीचों बीच में लगता है एमजी। ऐसे आपको फील करना पड़ेगा, आपको वो खुद बन जाना पड़ेगा कि हाँ मैं वही हूँ, है ना। ऐसे फील, हर हर जो भी डायग्राम आप मैं बना रहा हूँ आप उसमें फील करो कि अच्छा ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ये तो किसके लिए बना दिया मैंने, रॉड पर लगने वाले फोर्स। आप बोलो कि अच्छा सर क्या रॉड धरती पे धक्का नहीं मारेगी, क्या नॉर्मल नहीं लगे, बिल्कुल लगाएगी, धरती पे लगेगा नॉर्मल, बिल्कुल लगेगा। क्या यहाँ पे जो रस्सी है, यहाँ पे रॉड, रॉड को रस्सी ने खींचा टी से, तो क्या रस्सी नहीं, क्या रॉड रस्सी को नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा नीचे, है ना। पर हमने किसके लिए, किसके ऊपर दिखाए सारे फोर्स, रॉड के ऊपर दिखाए, तो आपको रॉड बन जाना है, अपने आप को रॉड मान लेना है, और आप देखो कौन कौन से फोर्स फील हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप उसको ड्रॉ कर रहे हो, है ना। तो मैंने यहाँ क्या बनाया, रॉड पर लगने वाले फोर्स दिखाए हैं, ठीक है, रॉड पे कौन कौन से फोर्स लगे। तो ये अभी तो और एग्जांपल करेंगे हम, तो ये हो गया अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स का फर्स्ट एग्जांपल। ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है, एक घटक है। कौन सा घटक है, सरफेस के परपेंडिकुलर वाला। तो कांटेक्ट फोर्स का एक और घटक होता है, कांटेक्ट फोर्स का एक और घटक होता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स है ये, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। हाँ, ये एफ आर से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये कैसे लगता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही फ्रिक्शन फोर्स है, पूरा पूरा चैप्टर ही बनाया गया है इस फोर्स को पढ़ने के लिए, है ना। जैसे हमने नॉर्मल पढ़ लिया, टेंशन पढ़ लिया दो दो लाइन में, क्योंकि छोटे छोटे फोर्स हैं, पर पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है इसके लिए, क्योंकि बहुत शानदार फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। बाकी थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लो इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी v से ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है ना। अच्छा, ये सरफेस है वो कैसी है, यहाँ लिखा रहता है कि सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, रफ। रफ का मतलब जानते हो, एक तो होती है स्मूथ सरफेस जिसपे फ्रिक्शन जीरो होता है, एक होती है रफ सरफेस, तो ये रफ सरफेस है, राइट। हाँ, खुरदरी सरफेस है। तो अब जैसे ये आगे चल रहा है ना, कोई ब्लॉक आगे चल रहा है, तो बताओ, सोच के बताओ कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, सोच के बताओ कि फ्रिक्शन किधर लगेगा। ब्लॉक आगे चलना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो दो सरफेस कांटेक्ट में है, एक तो खुरदरी सरफेस और ये ब्लॉक की सरफेस कांटेक्ट में है, तो इस पर जो सरफेस है वो किधर फोर्स लगाएगी, पीछे, ब्लॉक को पीछे खींचेगी कि अरे आगे क्यों जा रहा है, पीछे आ, ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, है ना। तो सरफेस ब्लॉक को पीछे खींचेगी, पीछे की साइड फ्रिक्शन लगेगा, तो सरफेस पे किधर लगेगा, सरफेस पे आगे लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन तो होता ही है, तो ब्लॉक पे पीछे लगा फ्रिक्शन। मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल लगने वाला फोर्स है। जैसे जो नॉर्मल था वो तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता था, पर ये कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ये कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट है ये भी, पर कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टेक्ट्स। तो इसको हम यहीं पे आज रखते हैं और इसमें बस लिख लेते हैं इसके बारे में एक दो बातें, ठीक है। क्या है, क्या लिखना है आपको कि ये हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा,
जो दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में उनके पैरेलल होगा, राइट। इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है, फ्रिक्शन भी दो तरीके के होते हैं, तो वो सब नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है, अगला चैप्टर पूरा इसके लिए। तो बस अब ये याद रख लो बस कि ये पैरेलल फोर्स होता है, राइट।